भाभी एक जवान औरत थी। वे मेरे साथ घर में अकेली रहती थी, लेकिन उनके जिस्म का दर्द नहीं जाता था। वे रोज़ाना रात को मुझसे ख़ास किस्म का मसाज करवाती। मैं भी ज़ोर लगाकर भाभी का मसाज करता। लेकिन एक रात भाभी ने नहाकर मुझे अपने पास बुलाया और कहने लगी, ये ले तेल पकड़ और जल्दी से लाइट बंद करके अपने काम पर लग जा। मैंने लाइट बुझाई तो भाभी ने मुझे पास खींचा और फिर पूरी रात। मैं जैद हूँ। मेरी उम्र 22 साल थी। इन दिनों मैं अपने घर में अकेला रहता था। जब भाई ने शादी की ताकि मेरी तन्हाई भी ख़त्म हो सके। मेरी भाभी का नाम सबा था। सब उन्हें सबा ही कहते थे। भाई के ना होते हुए वे अक्सर उदास और परेशान नज़र आती थी। कई दफ़ा मैंने उन्हें छुप छुप कर रोते हुए भी देखा था। मुझे लगा वे अहसन भाई को याद करती हैं, जभी तो छुप छुप कर आंसू बहाती हैं। लेकिन ना ही मैंने कभी उनसे ये बात पूछी, ना ही सबा ने खुलकर मेरे सामने ये बात कही थी। वे सारा दिन खामोशी से घर के कामकाज में लगी रहती थी और फिर रात को अपने कमरे में बंद हो जाती और उनके कमरे से सिसकियों की आवाज़ आने लगती। दरअसल अहसन शादी के अगले हफ्ते ही दुबई चले गए थे। एक नई नवेली दुल्हन के लिए अपने शौहर के बगैर वक्त गुजारना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन अहसन ने ये शादी सिर्फ मेरी खातिर की थी, क्योंकि मैं घर में अब बिल्कुल तन्हा रहता था और घर की जिम्मेदारी के लिए किसी औरत की ज़रूरत थी। इसलिए अहसन भाई सबा को मेरे हवाले कर गए थे। तब से सबा बिल्कुल अकेली थी और मैं ही उनका ख्याल रखता था। वे एक दरमियानी उम्र की औरत थी और रिश्ता ना मिलने की वजह से उनके घर वालों ने अहसन के साथ उन्हें रुखसत कर दिया था, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ उनकी उम्र बढ़ती ही जा रही थी। एक रात में सोने के लिए लेट रहा था कि सबा ने मुझे अपने कमरे में आवाज़ देकर बुलाया। रात के इस पहर न जाने भाभी को मुझसे क्या काम पड़ गया था। यही सोचकर मैं तेज़ी से सबा के कमरे में पहुंच गया, क्योंकि अहसन भाई के जाने से सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई थी और उन्होंने कहा था कि मेरे पीछे मेरी बीवी की हर ज़रूरत का ख्याल रखना। मैं भी दिल जान से सबा की हर ज़रूरत को पूरा करता था, क्योंकि एहसन के पैसों पर मैं अय्याशियाँ करता था और चाहता था कि सबा मेरी कोई शिकायत एहसन तक ना पहुँचाए। एहसन ने जब भी कभी वापस आने की बात की तो हम बहन भाइयों में कोई ना कोई खड़ा करके उनकी वापसी को रोक दिया करता था। इसलिए एहसन कभी वापसी का सोच ही नहीं सके थे और रात के 11 बजे के वक्त सबा ने मुझे आवाज़ देकर अपने कमरे में बुलाया तो मैं यही सोच कर पहुँच गया कि सबा को कोई ज़रूरी काम होगा। लेकिन वहाँ जाकर मैं कुछ हैरत हो गया, क्योंकि सबा अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। मैं घबरा कर दरवाजे पर रुक गया और सबा को आवाज़ देकर कहा, जी भाभी कोई काम है। मुझे लगा था कि मेरी आवाज़ देने पर वे उठकर बैठ जाएंगी और हमेशा की तरह दुपट्टे से खुद को छुपा लेंगी, क्योंकि वे सारा दिन दुपट्टे में ही रहा करती थी। मैंने कभी उन्हें इस तरह नहीं देखा था, मगर मेरी आवाज़ सुनकर वे कहने लगी, जैद अंदर आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी काम है। वे अभी भी उसी बेड पर लेटी हुई थी। मैं कमरे के अंदर दाखिल हो गया, लेकिन मेरी नज़रें झुकी हुई थी। मैं थोड़ा शर्मीला किस्म का लड़का था और पहली दफ़ा किसी औरत को इस तरह देख रहा था। सबा ने गर्दन मेरी तरफ मोड़कर मुझे देखा और फिर मेरी झुकी हुई नज़रें देखकर कहने लगी, जैद शर्माने की बात नहीं है, इस घर में तुम ही मेरा वाहिद सहारा हो, मेरे अच्छे बुरे के साथी हो। मेरा शौहर तो प्रदेश में है, लेकिन तुम हर वक्त यहाँ मेरे साथ रहते हो, मेरा ख्याल रखते हो। बस यही सोचकर मैंने तुम्हें बुलाया है कि इस मुश्किल वक्त में भी तुम मेरा साथ दोगे। सबा की बात पर मैंने नासमझी से उनकी तरफ देखा तो कहने लगी, मेरे सर में बहुत दर्द है, क्या तुम मेरा मसाज कर दोगे? तुम्हारे भाई ने मुझे बताया है कि तुम बहुत अच्छा मसाज करते हो और उनके सर का दर्द तो तुम चुटकियों में ठीक कर दिया करते थे। सबा की बात सुनकर मैं मुस्कुरा दिया, क्योंकि ये बात वाकई हकीकत थी कि भाई जब यहाँ होते तो हर वक्त मुझसे अपने सर पर मसाज करवाते थे, लेकिन वह तो भाई थे, मैं भाभी का मसाज किस तरह कर सकता था? सब ने मुझे आजमाइश में डाल दिया था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं सोच में पड़ गया था कि सबा किस किस्म की औरत है जिसे अपने देवर से मसाज का कहते हुए शर्म भी महसूस नहीं हो रही, जबकि ये कोई मुनासिब बात तो नहीं थी एक औरत का एक मर्द से मसाज करवाना, और वह भी अपने देवर से। कोई और वक्त होता तो मैं साफ लहजों में ना सिर्फ इनकार करता बल्कि सबा को इस बात पर खरी खोटी भी सुनाता, लेकिन इस वक्त मैं सुन सा खड़ा था, इसलिए सबा के आगे ज़ुबान चलाने की मेरी हिम्मत
हिम्मत नहीं थी और ना ही उन्हें इनकार करने की। सबा ने इशारा ड्रेसिंग टेबल पर रखी तेल की बोतल मुझे दिखाई और कहने लगी, ये बहुत ही अच्छा तेल है, बस तुम इससे मेरे सर पर मसाज कर दो। ये कहते हुए उनकी आंखों में आंसू चमक उठे और मुझे लगा कि शायद वे बहुत तकलीफ़ में हैं। मेरे अंदाज में हिचकिचाहट थी, लेकिन मैं सबा को इनकार नहीं कर पाया और मैंने वह तेल की बोतल उठाई और बिस्तर पर उनके करीब ही बैठ गया। धीरे धीरे तेल उनके सर पर डालकर मालिश करने लगा। अलबत्ता मैंने अपनी नज़रें झुका रखी थी और ख़ुद को किसी भी तरीके के जज्बात को महसूस करने से रोक रखा था। मेरे हाथ के सर पर तेल लगाते हुए बुरी तरह काँप रहे थे। मैंने आज तक बहुत से कामों में सबा की मदद की थी, लेकिन सबा ने कभी मुझसे इस तरह की कोई फरमाइश नहीं की थी। जैसे जैसे तेल लगा रहा था, सबा की अजीब सी आवाज़ों से कमरा गूंजने लगा था, जैसे उन्हें सुकून मिल रहा था। सबा ने दोबारा मेरी तरफ नहीं देखा था और मैंने भी उनके चेहरे पर नज़र नहीं डाली। शर्म के एहसास से मेरा तो चेहरा ही सुर्ख हो रहा था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि किसी तरह मंजर को गायब कर दूं, लेकिन मैं क्या करता, मजबूर था। अगर मैं सबा को इनकार करता तो ये बात भाई को पता चल जाती और मैंने सबा के किसी हुक्म को ना माना तो मेरी जेब खर्ची बंद हो जाती। लेकिन आज सबा की मुझ पर इनायत कुछ अलग ही थी। सबा ने मुझे कभी किसी चीज़ से मना नहीं किया था। मैं बेधड़क सबा से एक्स्ट्रा पैसे मांग लिया करता था और वह आगे से सवाल भी नहीं करती थी। काफ़ी देर तक मैं सबा के सर का मसाज करता रहा और सबा की आवाज़ों से कमरा गूंजता रहा। इसके बाद शायद उसे नींद लग गई, क्योंकि उनकी आवाज़ आना बंद हो गई थी और फिर मैं उठकर अपने कमरे से खामोशी से बाहर निकल आया। मेरा दिल अजीब तरह से धड़क रहा था। पहली दफ़ा मैं किसी औरत की कुर्बत को महसूस करके आया था और इस बात ने मेरे अंदर एक आग लगा दी थी। सबा का लिबास और उनकी खूबसूरत रंगत ने मुझे अजीब ही नशे में डाल दिया और फिर जैसे ही मुझे ख्याल आया वे मेरे भाई की बीवी है, तो मैंने तौबा तौबा की और सोचा कि अब आइंदा मैं सबा के कमरे में रात के वक्त नहीं जाऊंगा। अगली सुबह जब सबा ने पूरी तरह दुपट्टा पहन रखा था और मेरे लिए नाश्ता बना रही थी, फिर मेरे आगे नाश्ता रखकर मेरा शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगी, ज़ैद, तुमने तो मेरे सारे दर्द ख़त्म कर दिए, मैं तुम्हारी शुक्रगुज़ार हूँ। सबा की बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गया और कहा, असल में आप सारा दिन घर के काम करती हैं, इस वजह से बहुत ज़्यादा थक जाती हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके साथ काम काज में हाथ बटाऊँ या फिर आप कोई मुलाजिमा रख लें। मेरी बात सुनकर सबा कहने लगी, मेरी थकान कभी नहीं उतर सकती। जिस दिन एहसन आएंगे वह थकान तब खुद ब खुद उतर जाएगी। मैं सबा के लफ्ज़ों का मतलब नहीं समझ पाया था, लेकिन वह वापस किचन में चली गई। मेरा काज का वक्त हो गया था। मैं घर से निकल पड़ा, लेकिन सारा वक्त मेरे जहन में सबा चलती रही। दोपहर को मैं घर लौटा तो आप भी घर पर आई हुई थी। मैंने सोचा कि किसी न किसी तरह मौका देकर उन्हें सबा के मसाज वाली बात बता दूं, लेकिन सबा और आपी तो मिलजुल कर बातों में ऐसी मग्न थी कि आपी ने मुझ पर ज़्यादा तवज्जो भी नहीं दी थी। सबा और आपी की काफ़ी दोस्ती हो चुकी थी और सबा आपी को सर आंखों पर बिठा कर रखती थी। कुछ देर बाद आपी ये कहकर चली गई कि उनके शौहर काम से आने वाले होंगे और मैं उन्हें मसाज वाली बात ना बता सका। कुछ देर आराम करने के बाद मैं कमरे से निकला तो मैंने देखा कि सबा कपड़े धो रही थी और बड़ी मुश्किल से वह कपड़ों को बाल्टी उठाए छत पर जा रही थी। ये देखकर मुझे शर्मिंदगी हुई कि वे सारे कपड़े मेरे थे और मेरी वजह से उन्हें इतनी तकलीफ़ में भी छत पर जाना पड़ रहा था। मैंने फ़ौरन सबा को आवाज़ दी और बाल्टी उनके हाथ से ले ली। सबा का सारा वजूद पसीने से तरबतर था, क्योंकि गर्मी की शिद्दत थी और फिर कुछ कपड़े धोते हुए उनका लिबास भी हल्का हो गया था। मैं सबा से बाल्टी पकड़कर छत पर पहुंच गया। फिर मैंने उन्हीं के साथ सारे कपड़े रस्सियों पर फैलाए और हम वापस नीचे चले आए। कुछ अजीब अंदाज से चल रही थी, जैसे उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही हो। मैंने खुद सबा से कहा कि अगर आप कहें तो किसी डॉक्टर के पास चलें, मुझे लगता है कि आपके सर में ज़्यादा दर्द है। मेरी बात पर वह उदासी से मुस्कुराई और कहने लगी, ये मेरी गलतियों का नतीजा है। सबा की बात सुनकर मैंने चौंक कर उन्हें देखा तो वह कहने लगी कि तुम फिक्र ना करो, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी, और फिर अपने कमरे में चली गई। पिछले कुछ दिनों से सबा की हर बात मेरी समझ से बाहर थी। वे मेरे लिए परेशानी बन गई थी। कभी कभी तो ऐसा लगता जैसे वे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो। दोपहर खत्म हुई और गर्मी का सर भी टूटा तो मुझे चाय की तलब का एहसास हुआ। मैं सबा से चाय का कहने उनके कमरे के करीब गया तो अंदर से मुझे सबा की आवाज़ सुनाई देने लगी। वे रोते हुए किसी से कह
कह रही थी कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। आज मेरी जो हालत है उसकी ज़िम्मेदार तुम हो। तुम्हारी बातों में आकर मैंने खुद को बर्बाद कर लिया है। सबा की बात सुनकर मैं दरवाजे पर ही रुक गया। ना जाने मैं किससे बात कर रही थी। यकीनन वे जो कोई भी था वे भाई नहीं था। सबा की बातों का जो मफ़हूम मुझे समझ में आया वह सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। क्या सबा के सर दर्द की यही वजह थी कि वे किसी और के साथ गलत तरीके से आगे का सोच ही मेरे कानों से धुआं निकलने लगा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये बात किससे कहूँ। बिना सोचे समझे ही मैंने एहसन को फ़ोन लगा दिया। मैंने भाई से कहा कि आप वापस क्यों नहीं आ जाते। भाई पूछने लगे सब खैरियत है। अब मैं उन्हें क्या बताता कि उनके पीछे उनकी बीवी कैसी हरकतें कर रही थी। मैंने बस यही कहा कि आपकी याद आ रही है, हो सके तो आप लौट आएँ। कुछ देर की बातों के बाद भाई ने फ़ोन रख दिया था और मैं फिर गहरी सोच में डूब गया था। समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। और फिर उस रात भी सबा ने मुझे आवाज़ देकर अपने कमरे में बुला लिया। मैं उनके कमरे में पहुंचा तो फिर लेटी हुई थी और सर पर मसाज कह रही थी। मैंने खामोशी से बोतल उठाई और निगाह फेर ली। मैं बेदिली से उनके सर का मसाज कर रहा था और सोच रहा था वे किस तरह मुझसे ही अपना मसाज करवा रही हैं। मुझे लग रहा था कि जब मैं कॉलेज जाता हूँ तो मेरी गैर मौजूदगी में घर में कोई आता है। यही देखने के लिए अगले दिन मैं कॉलेज से जल्दी वापस आ गया। लेकिन ये देखकर मुझे हैरत हुई कि घर के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था और सबा घर में नहीं थी। मैं घर से दूर छुप कर खड़ा हो गया। काफ़ी देर बाद सबा घर लौटी। वे पसीने से तरबतर थी। वे फिरका घर का दरवाज़ा खोल कर अंदर चली गई। मैं फ़ौरन घर में दाखिल हुआ और सबा से पूछने लगा कि उन्होंने सारा दिन क्या किया। सबा ने मुझे घर के कामों की तफसील सुना दी लेकिन ये नहीं बताया कि वे बाहर क्यों गई थी। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया था कि वे कुछ न कुछ गलत ज़रूर कर रही है। सारा दिन मैंने यूं ही बेचैनी के आलम में गुजार दिया। मैं सबा का सच जानना चाहता था और फिर रात के वक्त सबा ने मुझे फिर कमरे में बुला लिया। मैं जानता था कि वे मुझसे मसाज करवाना चाहती है लेकिन मेरा दिल हरगिज़ भी इस बात के लिए राज़ी नहीं हो रहा था। मगर ये सच था कि उनके सर में वाकई बहुत तकलीफ़ थी। उनकी आवाज़ पर मैंने उन्हें कमरे में चला गया। मैंने तेल की बोतल उठाई कि सबा ने मुझसे बहुत ही अजीब बात कही जिसे सुनकर मैं चौंक उठा। वह कहने लगी पहले लाइट बंद कर दो। ये पहली दफ़ा था जब सबा ने मुझसे अंधेरे करने का कहा था। मैंने हैरत से पूछा लाइट क्यों बंद करवा रही हो, लेकिन वो इसरार करने लगी। उसके बार बार कहने पर मैंने लाइट बंद की और जैसे ही मालिश करने के लिए उनके करीब बैठा तो सबा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उनकी इस हरकत पर मैं दंग रह गया और मुझे शदीद गुस्सा भी आ गया। वे अपनी हर हद पार कर रही थी। मैंने गुस्से में कहा कि अब ये क्या कर रही हैं। वह कहने लगी ज़ैद मैं तुमसे बहुत ज़रूरी बात करना चाहती हूँ लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं रोशनी में तुमसे ये बात कर सकूँ, इसलिए मैंने तुमसे अंधेरा करने को कहा है। सबा की आवाज़ में लर्जिश महसूस हो रही थी। उसके बाद सबा ने मेरा हाथ पकड़कर अपनी वह कहानी मुझे सुनाई जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सबा कहने लगी मुझे लड़कों का बहुत शौक़ है लेकिन कोई भी मुझसे राब्ता नहीं रखता, इसलिए तन्हाई की ज़िंदगी काटने लगी। फिर बड़ी मुश्किल से मेरी ज़िंदगी में एक शख्स आया जिसने मुझे मोहब्बत के ख्वाब दिखाए और मैं अपनी तनख्वाह उस पर लुटाने लगी। जितने पैसे मांगता मैं उसे दे देती लेकिन जब मैंने उससे शादी का कहा तो उसने ये कहकर इनकार कर दिया कि मैं तो अब बूढ़ी हो चुकी हूँ और वह मुझसे शादी नहीं करना चाहता। उससे किसी जवान लड़की का साथ मिल सकता है क्योंकि वह काफ़ी तरक्की कर चुका था। मेरी बदौलत ही उसने छोटा मोटा कारोबार भी जमा लिया था और अब जब उसके पास सब कुछ आ गया तो मैं उसे मेरी ज़रूरत नहीं रही। लेकिन इतने अरसे तक मुस्तकिल दो नौकरियां करने की वजह से मेरे जिस्म ने मेरा साथ छोड़ दिया। आए दिन मेरी कमर में तो कभी सर में दर्द रहने लगा। मैं टूट कर बिखर गई। फिर तुम्हारे भाई का रिश्ता आया तो मेरे माँ बाप ने मजबूर किया और मैं शादी करके यहाँ आ गई। लेकिन हर वक्त मुझे उस बात का पछतावा होता कि मैंने एक ऐसे शख्स के पीछे खुद को बर्बाद किया जो कभी मेरा था ही नहीं। ना ही मेरे बहन भाइयों ने मेरी कदर की और ना ही मेरी मोहब्बत ने। और फिर इससे भी बड़ा सितम मुझ पर उस वक्त टूटा जब मुझे पता चला कि तुम्हारे भाई ने दुबई में शादी की हुई है। तुम्हारे भाई ने कुछ दिनों पहले ही मुझे फ़ोन करके बताया है कि वह वहाँ शादी कर चुका है और उन्होंने ये शादी सिर्फ तुम्हारे और इस घर के लिए की है। ये सुनकर तो मैं पूरी तरह ही अपने होश खो बैठी थी। मेरा सारा ध्यान बस इसी बात पर रहता था कि मुझे सारी ज़िंदगी दूसरों की खिदमत करके भी कुछ हासिल नहीं हुआ। और ऐसे ही सोचो गुमान एक दिन मैं छत पर कपड़े धोते धोते गिर गई। उस वजह से मेरी कमर और सर का दर्द दोबारा उठ गया। बहुत मजबूरी में मैंने तुमसे मालिश करने का कहा और फिर तुम मेरी मालिश करने लगे। मुझे खुद भी ये सब कुछ करवाते हुए शर्म आती थी लेकिन मैं क्या करती, तुम्हारे सिवा मेरा कोई सहारा नहीं रहा। कल मैं अपने घर गई थी। मेरे अपनी अम्मा को अपने शौहर की दूसरी शादी का बताया और उनसे कहा कि मैं इस तरह कब तक ज़िंदगी गुजारती रहूँगी।
ऐसे नहीं हो सकता, मेरे बाबा मुझे कबूल नहीं करेंगे। ये सुनकर मैं मजीद टूट गई और वापस घर चली आई। मैं जान गई हूँ कि मेरी ज़िंदगी में कुछ बाकी नहीं रहा। मैं आज तुम्हारे सामने ये सब कुछ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे तुमसे मालिश करवाते हुए शर्म आती है, और फिर आज नहीं तो कल तुम्हें ये बात पता चलती ही कि तुम्हारे भाई शादी कर चुका है और अब वह लौट कर नहीं आएगा। इसलिए मैंने सोचा कि खुद तुम्हें अपनी सारी हकीकत बता दूँ। ये कहकर सबा फूट फूट कर रोने लगी। शुक्र ये था कि सबा ने कमरे की बत्ती बंद करवा दी थी। कितनी देर हम दोनों बेआवाज़ रोते रहे थे। मुझे इस बात का बहुत अफसोस था कि मेरे भाई ने सबा के साथ बहुत बुरा सलूक किया। उनके साथ तो पहले ही उनके सगे बहुत बुरा कर चुके थे और अब भाई ने भी उनका साथ छोड़ दिया था। मगर कहीं ना कहीं इसमें हम बहन भाइयों की भी गलती थी। हमने कभी ऐसन को वापस नहीं आने दिया। उनकी उम्र बीत रही थी कि वे कब तक तन्हा रहते, इसलिए उन्होंने परदेश में ही किसी औरत से शादी कर ली थी। काफ़ी देर यूँ रोने के बाद सबा कहने लगी, मैं सारी ज़िंदगी इस घर में खामोशी से गुजार दूंगी, तुम्हारी खिदमत भी करूंगी और घर का ख्याल भी रखूंगी। बस तुम मुझे इस घर में कभी जाने का मत कहना। तुम्हारे भाई का अब कभी लौट कर नहीं आएंगे और मुझे यहीं रहना है। मुझे डर है कि एक न एक दिन तुम मुझे इस घर से निकाल दोगे। मैंने सबा से कहा कि ये मुमकिन नहीं है, मैं आपको कभी यहाँ से जाने नहीं दूंगा। आपने इस घर को जिस तरह से संभाला ऐसा कोई नहीं कर सकता, लेकिन आप क्यों तन्हाई की ज़िंदगी काटे। मैं चाहता हूँ कि आप भाई से तलाक ले लें और मुझसे शादी कर लें। मेरी बात सुनकर सबा हैरान रह गई। मैंने उठकर कमरे की लाइट जलाई। सबा से कहा कि खुशियों पर आपका भी हक है। मेरी पढ़ाई मुकम्मल होने वाली है, मैं जल्दी नौकरी कर लूँगा। तब तक आप अपनी इद्दत मुकम्मल कर लीजिएगा और फिर हम एक नई ज़िंदगी शुरू करेंगे। आपकी और अप्पी की दोस्ती है, जब अप्पी को सच पता चलेगा तो वह भी इनकार नहीं करेंगी। सबा कहने लगी, मैं उम्र में तुमसे बहुत बड़ी हूँ, लोग बातें बनाएंगे, दुनिया क्या कहेगी। मैंने परदेश बैठे शोहर को धोखा देकर देवर से शादी कर ली। मैंने सबा से कहा कि इस दुनिया ने आपको क्या दिया है जो आप दुनिया के बारे में सोच रही हैं। मुझे इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं है। मेरी बात सुनकर सबा फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उसी वक्त आप ही को फ़ोन किया और उन्हें सारी बात बता दी। आप ही भी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा थी। उन्होंने भी सबा से माफ़ी मांगी और फिर सबा ने हसन भाई से तलाक ले ली और कुछ ही अरसे बाद मेरी और सबा की शादी हो गई। सबा मेरे साथ काफ़ी हद तक खुश रहती है। मैं उम्र में तो छोटा था, लेकिन अपनी सबा का पूरे तरीके से साथ निभाने के काबिल हूँ, जो हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी बात है। आप लोग बताइए, क्या मेरा फ़ैसला ठीक था? क्या मुझे अपनी से बड़ी औरत से शादी करनी चाहिए थी? क्या अगर औरत को उसका शौहर उसका हक़ अदा ना कर सके तो वह अपना रिश्ता ख़त्म कर सकती है? धन्यवाद दोस्तों।